हाँ बेटा। क्या मेरी अब ऑडियो आई बेटा? हाँ बेटा। क्या मेरी अब ऑडियो आई आपको? हाँ बेटा। क्या मेरी ऑडियो आपको मिली? हैं? मिल गई? हाँ। तो सबसे पहले आप लोग ये कह रहे थे कि 9:15 की क्लास शुरू होनी थी। वो तो कोई कंप्यूटर मिस्टेक हो गई। अगर हमें 9:15 पे पढ़ाना होता ना, तो हम आपको कल ही बता देते। लेकिन फिर भी मिस्टेक तो मिस्टेक होती है, और इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। ठीक है। और चूंकि मेरी ऑडियो आ नहीं रही थी, तो मैंने बीच में जो बोला वो आपको सुनाई भी नहीं दिया होगा, तो मैं रिपीट कर दूं। वो ये कि मैं HNO3 से पहले तक आपको +2 का पी ब्लॉक पढ़ा चुका हूं। क्या आपने लाइन टू लाइन सारा कुछ पढ़ लिया? देखो, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि ब्लॉक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक टोटली एनसीईआरटी से आती है। बिल्कुल चाट जाओ उसको। कुछ याद करना है उसको याद कर लो, समझ के याद करना हो कैसे करना हो आप पीएचडी करते रहना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं से पूछ लो। तो मेरा विषय ये है कि क्या आपने इसको पढ़ लिया? पढ़ लिया तो क्या परेशानी आई? परेशानी आई तो कोई डाउट है, और डाउट है तो पूछो, और नहीं तो फिर मैं अपनी कहानी आगे सुनाता हूँ। बोलो। हैं? टेस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे जैस्मिन, अभी पढ़ाने का वक्त है। हाँ। पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो। फटाफट जवाब दे दो बेटा। ठीक है। अरे टेस्ट की बात अभी मत करो बेटा जैस्मिन। अभी टेस्ट के बारे में 11 बजे बात कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। अभी पढ़ाई कर लेते हैं। चलिए भाई जी, बात क्या है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको यहां पर अब यहां से HNO3 पढ़ना है। तो जो HNO3 आपको पढ़ना है उसको मैं हटा देता हूं। देखो राजा भाई, तो ठीक बेटा, देखो ये HNO3 है। HNO3 नाम तो सुना ही होगा। इसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। ये रिएक्शन आप पढ़ो, इसमें मुझे कुछ नहीं समझाना है। मैं ये समझा रहा हूं जिस मेथड को हम क्या कहते हैं, ओस्टवाल्ड प्रोसेस कहते हैं। इस पर नीट में काफी क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें जो पहले रिएक्शन लिखी हुई है, पहले मैं उसको समझा दूं, और उससे पहले एक चीज आपको मैं बता दूं। देखो, अगर मैं किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में डालता हूं, तो हमेशा ऑक्सी एसिड बनेगा। ऑक्सी एसिड बनेगा। क्या बोला मैंने? नॉन मेटल का अगर कोई ऑक्साइड है और उसमें मैंने पानी डाल दिया, तो वो हमेशा ऑक्सी एसिड बनाएगा। ठीक, एग्जांपल देता हूं। जैसे N2O3 और वाटर। अब इसमें ये हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये पानी है, तो कोई ना कोई ऑक्सी एसिड बनेगा। तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड कौन कौन होते हैं। तो एक तो होता है HNO2, और एक होता है HNO3। पता ही होगा। सर इसमें कौन सा बनेगा? तो इसमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। तो 3 वाला देखो, तो 3 वाला ये है और ये 5 वाला है।
तो इसमें अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो यहां पर हमेशा जो है, यहां पर जो है आपका 3 वाला ही ऑक्सी एसिड बनेगा। और अगर ये 5 वाला होता N2O5 तो फिर ये वाला बनता। तो पहले मेरी एक बात सुनना, ध्यान से सुनना, क्या कि नॉन मेटल के ऑक्साइड को, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में डाल दो तो हमेशा ऑक्सी एसिड बनता है। और ऑक्सी एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जो नॉन मेटल ऑक्साइड में नॉन मेटल की होती है। ठीक, अब सुनो, इसमें कहानी में ट्विस्ट क्या है, देखो वो ये है, चलो मैं यहां बताऊंगा, ठीक है, मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले पोस्टवर्ड मेथड में क्या होता है, अमोनिया लेते हैं, अमोनिया का कंबशन करते हैं, O2 से कंबशन, तो कंबशन में तो ऑक्साइड बनता है, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन का ऑक्साइड बन गया, NO और वाटर बन गया। अब मैंने क्या किया, जब NO बन गया तो फिर उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके NO2 बनाया। और इनऑर्गेनिक का एक नियम है कि अगर आप लोअर ऑक्साइड से हायर ऑक्साइड जाते हो तो वो रिएक्शन हमेशा रिवर्सेबल होती है, इसलिए रिवर्सेबल है। तो NO2 बन गया। अब जब NO2 बन गया तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। उसके बाद इन्होंने पानी डाला, पानी डाला, तो अगर पानी डाला, ओ माय गॉड, लाइट चली गई, लाइट चली गई भाई, लाइट चली गई। ओहो, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ, लाइट डिस्टर्ब हुई थी एक बार। चलो ठीक है, अब आ गई लाइट। चलो देखो, ठीक है, देखो, कोई बात नहीं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं, उसको पानी में डाला। तो अभी मैंने बताया था कि नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो ऑक्सी एसिड बनेगा, तो या तो HNO2 बनेगा या HNO3 बनेगा। अब इसमें कमाल की बात पता क्या है, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, और 4 तो किसी का भी नहीं है, 4 तो बीच में आता है, 3 और 5 के बीच में। तो सर 4 वाला ऑक्सी एसिड कौन है, वो होता ही नहीं। तो सर अब, तो अब पता केमिस्ट्री में क्या चलता है रूल, लॉ ऑफ एवरेज चलता है, लॉ ऑफ एवरेज चलता है। भाई 4 बनाना है, कोई है नहीं, तो आप 3 वाला भी बना लो और 5 वाला भी बना दो। देखो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट वही मिले जो इसमें है फिर तो वही बना दो, और बीच का मिले तो उससे ऊपर वाला बना दो और उससे नीचे बना दो। इसे इनऑर्गेनिक में लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं। तो NO2 को पानी में अगर मैं डालूंगा तो दोनों बनेंगे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा, NO2 भी बनेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, HNO2 भी बनेगा और HNO3 भी बनेगा। चलो HNO3 तो बन गया। अब जब HNO3 बन गया तो सर ये तो कहीं लिखा ही नहीं HNO2, तो यहां तो NO लिखा है। तो कल मैंने बताया नहीं था और आपने पढ़ा भी था कि ये जो HNO2 होता है ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है और HNO3 बनाता है और NO बनाता है। HNO3 तो पहले से बना हुआ है, ये और बन गया और फाइनली NO बन गया, इसलिए इन्होंने फाइनली NO लिखा है। तो आपसे मेडिकल के एग्जाम में पता कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओस्टवार्ड प्रिपरेशन किसकी है, तो इसका जवाब है HNO3 की है। किसकी है, HNO3 की है। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, अमोनिया। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कैटालिस्ट कौन है, प्लेटिनम। ये सब मेडिकल के क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये मुझे पहले बताओ कि यहां पे फाइनली क्या बनता है, तो HNO3 बनता है। और मैंने तीनों रिएक्शन के स्टेप समझा दिए और क्या बना, लॉ ऑफ एवरेज क्या है। लेकिन एक बात सुनो, ये जो HNO3 मुझे जो मिलता है वो 68% बाई मास से ज्यादा प्योर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि HNO3 और वाटर का मिक्सचर नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल होता है। उसका जो एजियोट्रोप होता है उसका मिक्सचर इतना होता है, और आप सब जानते हैं कि एजियोट्रोप के बाद फर्दर सेपरेशन नहीं हो सकती।
हालांकि मैंने तो इसकी मैकेनिज्म समझा दी पूरी, क्या बना, क्यों बना, कैसे बना, सारा कुछ है। आप रट के भी काम चला सकते हो, लेकिन यार रटने में वो मजा कहाँ जितना समझ के पढ़ने में है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपके लिए जो आप खुद पढ़ोगे वो पढ़ते रहो, लेकिन जो मुझे समझाना है, क्या HNO3 के बारे में, इतनी प्रिपरेशन आपको समझ में आई, हाँ या ना में जवाब दो। और इंपॉर्टेंट बात, क्या लॉ ऑफ एवरेज समझ में आया आपको? ध्यान रखना लॉ ऑफ एवरेज, ध्यान रखना लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है, थोड़ी सी लाइट जो ब्लिंक कर रही है ना, थोड़ी सी बेटा काम चल रहा है, भी ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज बता दो एक बार। अरे बेटा, जब मैंने कह दिया कि नॉन मेटल के ऑक्साइड में पानी डालोगे तो ऑक्सी एसिड बनता है। नाइट्रोजन के दो ही ऑक्सी एसिड होते हैं, HNO2 और HNO3। एन की एक में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, एक में 5 है। अगर 3 वाला लोगे तो 3 वाला बना देना, 5 वाला लोगे तो 5 वाला बना देना। लेकिन अगर 4 वाला ऑक्साइड ले लिया तो 4 वाला तो कोई होता ही नहीं है, तो वहां 3 भी बनेगा, वहां 5 भी बनेगा, तभी एवरेज 4 आ जाएगा। इसे हम लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं, इसे हम लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं। एक बात हो गई। और दूसरी बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि जहां पे जिस ऑक्साइड में लॉ ऑफ एवरेज लगता है, जिस ऑक्साइड में लॉ ऑफ एवरेज लगता है, उस ऑक्साइड को हम मिक्स्ड ऑक्साइड भी कहते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड भी कहते हैं। तो NO2 मिक्स्ड ऑक्साइड की कैटेगरी में भी आता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है रिएक्शंस को पूरा एक्सप्लेन करने पे। अब आ गया, चलो इसको हटाओ फालतू को, और अब आ जाओ कि भैया इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे हम निकालेंगे। वो प्रॉपर्टीज जो हैं, वो छोटी मोटी बातें आप पढ़ लेना, ऊपर जो एसिड बेस वाली कहानी है वो आप पढ़िए। मैं इधर जा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है। भाई जी मेरी बात सुनो, अब मैं जा रहा हूं वो ये है कि ये जो हमारा HNO3 है ना, वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को रिड्यूस करके कभी NO2 बनाता है, कभी NO बनाता है, कभी अमोनिया बनाता है। इसमें देख लो, इसमें HNO3 रिड्यूस हो रहा है, यहां कितना है 5, यहां कितना है 4, यहां कितना है 2, यहां कितना है -3। तो आप इस बात को कह सकते हो, अब आप इस बात को कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि 5 से 4 में आए, 4 से 2 में आए, 2 से -3 पे आए। ठीक है, ओके। तो हम इस मतलब HNO3 जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद को रिड्यूस करता है, तो वो कभी ये बनाता है, कभी वो बनाता है, कभी वो बनाता है। और यही क्वेश्चन खूब आता है, कब ये बनेगा, कब ये बनेगा, कब ये बनेगा, कब ये बनेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर ये बनेगा, कहां बनेगा मैं बताऊंगा, तो ये कभी नहीं बनाना। क्यों सर? NH4NO3 बनेगा। क्यों सर? क्यों सर? क्यों? वेरी सिंपल, ये जो बनेगा वो बेस होगा, और HNO3 एसिड भी तो है। तो एसिड के मीडियम में बेस कैसे बन जाएगा? सॉल्ट बनेगा, वो सॉल्ट ही है। यानी जब ये बनने की बारी होगी तो मैं ये बना दूंगा। और अगर उसमें किसी ने कह दिया हमने हीट भी कर दिया, तो फिर पानी निकाल दो, जो मैंने कल ट्रिक सिखाई थी, तो क्या बन जाएगा? N2O। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमोनिया बनने का चांस होगा तो मैं अमोनिया नहीं बनाऊंगा, अगर उसने हीटिंग भी कर दी होगी तो मैं वहां N2O बनाऊंगा। ओह, समझ में आ रहा है? ओके, ये ध्यान रखना इस चीज को। अब सर ये बनेगा कब? देखो, अगर HNO3 वेरी कंसंट्रेटेड है, वेरी कंसंट्रेटेड है, हॉट है, गर्म है, तो ये बनेगा।
चाहे कोई हो, चाहे मेटल हो, नॉन मेटल हो, कुछ भी हो। लेकिन ये कब बनता है और ये कब बनता है? अगर लेस रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल है, थोड़ी मैंने स्पीड बढ़ा रखी है, लेस रिएक्टिव मेटल है तो वहां NO बनेगा। और अगर मोर रिएक्टिव मेटल है तो ये बनेगा, और इसकी जगह पे ये बन सकता है। अब देख लो, मैं समझा देता हूं। आ जाओ भाई, आओ 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 आओ। देखो, पहले मैं इधर देखो, जिंक, इस वाली रिएक्शन को पहले समझाता हूं। जिंक प्लस HNO3 कंसंट्रेट। तो एक बात बताओ, जिंक के मेटल का नाइट्रेट बन गया तो कोई खास बात नहीं, एसिड बेस रिएक्शन होगी तो वाटर भी बनेगा। लेकिन एक बात बताओ, HNO3 अगर कंसंट्रेटेड है तो क्या बताया था मैंने? NO2, हाईली वेरी कंसंट्रेटेड में NO2 बनेगा। देखो NO2। अच्छा, अगर HNO3 डाइल्यूट है तो नाइट्रेट और वाटर तो बनने ही बनने हैं, बनने बनने हैं। लेकिन जिंक, जिंक 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 जिंक, NO बनेगा लेस रिएक्टिव के साथ में, और मोर रिएक्टिव के साथ में अमोनिया। लेकिन हम सब जानते हैं कि अमोनिया की जगह पर हम हीटिंग में N2O लिखेंगे, तो यहां N2O कहीं लिखा होगा, ये लिखा हुआ है। याद हो गया? यानी किसी भी मेटल के साथ में HNO3 अगर रिएक्ट करेगा तो नाइट्रेट प्लस वाटर तो बनना ही है, और बाकी जो चीज बननी है कि कहां NO बनेगा, कहां NO2 बनेगा, कहां क्या बनेगा, वो आपको मैंने ट्रिक बता दी। और अब इधर आओ, कॉपर देखो, कॉपर कॉपर, HNO3 कैसा है? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड में तो NO2 बनना है, और अगर डाइल्यूट है, लेस रिएक्टिव मेटल है, तो यहां NO बनेगा, और बाकी नाइट्रेट प्लस वाटर। हो गई सारी रिएक्शन याद? याद हो गई? खत्म बवाल। तो कोई बात ही नहीं। अब इसके बाद मैं बताता हूं, फेंको नहीं करारे आलू, ये ट्रिक है। अगर इस पे कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया जाए, ये बेचारे पैसिव हो जाते हैं। मैंने तो इतने सारे एग्जांपल लिख दिए, यहां तो इन्होंने दो ही लिखे हैं, क्रोमियम और अल्मोनियम। तो क्वेश्चन नीट में आता है या आ सकता है कि बताओ किस वाले मेटल पे अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 गिरा दें तो पैसिव हो जाता है, पैसिव मर जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब है फेंको नहीं करारे आलू, फेंको नहीं करारे आलू। याद हो गया? चलो, खत्म बात। बोलो भैया, समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दो, और जल्दी दो, जल्दी दो। ये ट्रिक याद रखो, HNO3 अगर बहुत हॉट है, NO2, ये और ये लेस रिएक्टिव मेटल के साथ, ये मोर रिएक्टिव मेटल के साथ में, मोर रिएक्टिव मेटल के साथ में अमोनिया, और ये नहीं बनाना है, N2O बनाना है। जल्दी बोलो। हाँ, ओके, फेंको नहीं करारे आलू हो गया, इसको हटाओ। अब जब हम आगे आते हैं, वो ये वाली रिएक्शन, अब मैं ये समझाता हूं। देखो, जो मेरा काम है उसमें मैं कोई कोताही नहीं बरता, लेकिन छोटी मोटी बात ये है, ये वो खुद भी आपको पढ़ना है। देखो, अब HNO3 नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन कर रहा है, I2 कार्बन S8P4। ठीक, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो यहां HNO3 हमेशा हॉट और कंसंट्रेटेड लिया जाएगा, हॉट या कंसंट्रेटेड लिया जाएगा। और हॉट और कंसंट्रेटेड में हमेशा क्या बनेगा? NO2। देखो, ये तो याद है। यहां तीन चांस नहीं है, यहां तो नॉन मेटल के साथ में हमेशा HNO3 हॉट कंसंट्रेटेड लेते हैं और वहां NO2 बनता है। सर, नॉन मेटल का क्या बनता है? तो मैं बताता हूं। अगर फास्फोरस है तो उसका ऑक्सी एसिड बना दो। लेकिन सर, फास्फोरस के तो ऑक्सी एसिड बहुत होते हैं, S3PO4, S3PO3, ये वगैरह वगैरह। कौन सा बना है जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो? और वो कौन सा है? S3PO4।
सल्फर का बहुत सारे ऑक्सी एसिड होते हैं, लेकिन हाईएस्ट वाला कौन होता है? H2SO4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। आयोडीन का जो स्टेबल है और हाईएस्ट भी है वो HiO3 है। कार्बन का एक ही ऑक्सी एसिड है H2CO3, लेकिन ये अनस्टेबल होता है, ये टूट करके CO2 और H2O बना देता है, इसलिए कार्बन में हम CO2 और H2O लिखते हैं। लो, I2 का देखो HiO3, कार्बन का देखो CO2 और वाटर, S8 का H2SO4, P4 का H3PO4, खत्म हो गई याद। ट्रिक बनाओ, यही आना है। और बैलेंसिंग करनी हो तो इसका इनफैक्टर यहां चेप दो, इसका इनफैक्टर यहां चेप दो, बस हो गई बैलेंसिंग, खत्म। तो क्या ट्रिक बना रहे हो पता है? बनाऊं? अगर HNO3 मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा तो डाइल्यूट कंसंट्रेटेड सारे ऑप्शन है, वहां देखना पड़ेगा कि कहां NO बनेगा, कहां N2O बनेगा और कहां NO2 बनेगा। उसकी ट्रिक मैंने बता दी। नॉन मेटल के साथ में एक ही ऑप्शन है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो हॉट एंड कंसंट्रेटेड ही लेना पड़ेगा, और फिर तो NO2 बनेगा। और नॉन मेटल का क्या बनेगा? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड, और अगर कोई अनस्टेबल है लाइक H2CO3, वो टूट के H2O + CO2 बना देगा, वो एक अलग बात हो गई। याद हो गया? कुछ है ही नहीं। इसके बाद अब मैं ब्राउन रिंग टेस्ट बताऊंगा। क्या ये समझ में आया नॉन मेटल वाला? फटाफट रिस्पांस दो, और जल्दी रिस्पांस दो, बहुत मजा आने वाला है। याद करा दूंगा सारी की सारी चीजें, लेकिन बेटा पढ़ना तो आपने ही पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ना तो आपने ही पड़ेगा। बिल्कुल लिटरली ऐसे याद रखो, ये ट्रिक बना के पढ़ो, ये ट्रिक बना के पढ़ो। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ब्लॉक केमिस्ट्री को पढ़ाया ही नहीं जाता। थोड़ा बहुत पढ़ाया, केमिकल बॉन्डिंग जोड़ा, रिएक्शन कौन पढ़ाता? बोले जी पढ़ लेना, हो गया सिलेबस, है ना? तो देखो, अब आओ आगे। अब एक बहुत ही फेमस टेस्ट है जिसका नाम क्या है? ब्राउन रिंग टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, कई जगह आता है कि वो ब्राउन क्या होता है, मैं बताता हूँ। ये जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, या तो नाइट्रेट आयन का टेस्ट होता है या नाइट्राइट आयन का टेस्ट होता है। और ये क्या होता है मैं बताता हूं आपको। देखो, हम टेस्ट ट्यूब एक ऐसे तिरछा कर लेते हैं और एक ऐसा सोल्यूशन लेते हैं जिसमें मान लो नाइट्रेट आयन मौजूद है। हम ऊपर से जैसे FeSO4 मिलाते हैं, तो FeSO4 में क्या चीज मौजूद है? Fe2+। और इसी की दीवारों पे ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 गिराते हैं। तो जहां पर ये ड्रॉप यहां मिलती है, तो यहां पर एक बहुत ही सुंदर सी ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है। बहुत ही सुंदर सी ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है, और इसे हम सभी ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। और इसको हम कॉम्प्लेक्स से समझते हैं। मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है। देखो, पहले क्या हुआ कि ये जो NO3 है, जो कि नाइट्रेट है, उसका संपर्क किससे हुआ? Fe2+ से, जो ऊपर से आया, और H+ H2SO4 से हो गया। अब आपको पता है NO3 ऑक्सीडाइजिंग है, वो Fe2+ को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज, Fe3+, और खुद रिड्यूस होके NO बना दिया। बना दिया, ओके। NO बनाने के बाद में क्या हुआ कि ये जो NO बनता है, ये जो NO बनता है, अब मैं समझाता हूं NO क्या होता है। ये NO लिगेंड होता है, और लिगेंड आप समझते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आता है। लेकिन इस लिगेंड की एक विशेषता है कि भैया ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटर होता है। आम लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये 3 देने के पक्ष में होता है। क्यों? क्योंकि कल ही बताया था कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। तो पता है ये NO क्या कहता है कि मेरा ये वाला भी इलेक्ट्रॉन लो और 2 तो मैं दे ही रहा हूं। ऐसा थोड़ी ना होगा कि तुम 2 ले लो और मेरे इसको छोड़ दो, इससे तो मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा। तो जो आम लिगेंड होते हैं जैसे अमोनिया, जैसे वाटर, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटर होते हैं, लेकिन जो NO होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटर होता है। तो आप कहोगे सर 3 इलेक्ट्रॉन से तो कोई बॉन्ड नहीं बनता, 2 से बनता है। तो पता क्या करता है ये
ये वाले इलेक्ट्रॉन को वो कंप्लीटली देता है। ले जाओ भाई, कंप्लीटली देता है। ओके, और फिर वो बना लेता है NO प्लस। NO प्लस बन जाएगा, और उसके बाद फिर 2 इलेक्ट्रॉन और दे देता है, और उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब 12th पास करके आ रहे हो तो मैं कुछ टर्म आगे पीछे के यूज कर सकता हूं। आपको इतना तो पता ही है कि लिगेंड और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, समझे? तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत होती है, तो 2 वहां। तो NO जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन देता है, एक आयनिक बॉन्ड के थ्रू और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, और यही बात इसको अलग करती है। और आपने ये भी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कि N वाले जितने भी लिगेंड होते हैं, N वाले जो N से इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे ही ये NO बनता है, जैसे ही ये NO बनता है, ये NO बना, वो तुरंत फिर Fe2 प्लस के साथ अटैक कर देता है। ये बना और उसने तुरंत फिर Fe2 प्लस पे लिख दिया। तो एक बात बताओ सर, ये Fe के साथ में H2O क्या लिखा हुआ है? ये Fe2 प्लस कहां? पानी में। पानी वाटर है, वाटर लीगैंड है। और आपको मैंने बताया था कि लीगैंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की क्या होती है? +3। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 भी होती है, 3 भी होती है, लेकिन कॉमन कौन सी होती है? 3। और मैंने कहा था कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का डबल कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहां देखो वाटर 6, और वाटर वीक लिगेंड है क्योंकि वाटर में O होता है, और N के मुकाबले O वीक लिगेंड होता है, तो ये NO इसको रिप्लेस करेगा। ध्यान से समझना, ये NO इसको रिप्लेस करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वीक को रिप्लेस कर सकता। तो देखो यहां H2O 6 की जगह कितने बचे? 5, और खुद NO आ गया। और इसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, और वही ब्राउन कलर रिंग बनती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें कहानी क्या है। इसमें कहानी ये है कि बेटा, इस NO ने इस आयरन को 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक आयनिक बॉन्ड के थ्रू और 2 जो नॉर्मल होते हैं। अब बताओ, पहले आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में था? +2 में। किसमें था? +2 में। अगर उसने ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो आप मुझे ये बताओ कि Fe2 प्लस को एक इलेक्ट्रॉन अगर NO ने दे दिया, तो क्या Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नहीं आ गई? और आपको सुनकर सरप्राइज होगा कि इस कंपाउंड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा जा चुका है। आपको जी +1 होती है, ये तो कभी सुना ही नहीं। बस इसी कंपाउंड में होता है, क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 2 मिलती है या 3 मिलती है, या तो 2 मिलती है या 3 मिलती है। ये 1 कहां से आ गया? और इसीलिए ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है। अगर ये टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा भी हिला दोगे, थोड़ा सा भी हिला दोगे, तो ये कंपाउंड ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि इसमें आयरन की वो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है जिसमें वो रहना पसंद ही नहीं करता। लेकिन बेटा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ब्राउन रिंग टेस्ट में ब्राउन कलर किस कंपाउंड का होता है? तो वो इसका होता है। इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? याद रखना, बुरी तरीके से +1 होती है। और इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है, और जिस ग्लास में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी हिला देंगे तो ब्राउन रिंग टूट जाती है। और इसमें NO के बारे में जो चीज मैंने समझाई, वो एक लिगेंड है, अनयूजुअल लिगेंड है, और 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये 3 देता है ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इसी वजह से हम देख पाते हैं कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आती है। बताओ बेटा, ब्राउन रिंग टेस्ट समझ में आया? ओह, बोलो भाई, बहुत गर्मी है। और इसके बाद से HNO3 खत्म। नीचे यूज वूज है, वो अपना देख लेना। कोई चीज जल्दी मैंने कोई चीज मैंने जल्दी बता दी हो, आप पूछ सकते हो दोबारा से। आज नहीं, कल भी पूछ सकते हो। हाँ, बाद में 10 दिन बाद ना कहना कि जी सब पूछ समझ में नहीं आया। आज आप 10 बार पूछ सकते हो। चलिए,
सबने मेरे को यस सर बोल दिया है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कल पूछ लेना, मना कौन कर रहा है। लेकिन जो मैंने अपने जोश में समझाना था समझा दिया। चलिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। लोग कहते हैं कि इनऑर्गेनिक जो होती है वो रटने की चीज होती है। नहीं, मैं कहता हूं ज्यादा ना पढ़ो, बिल्कुल स्वार्थी बन जाओ, लेकिन जो पढ़ो वो अच्छे से पढ़ो। अब आ जाओ फास्फोरस। भाई, फास्फोरस की कहानी हम बहुत पहले से सुनते रहे हैं कि फास्फोरस के एलोट्रोप होते हैं, वाइट होता है, रेड होता है, ब्लैक होता है। ये चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। आपको यहां पढ़ना है कि व्हाइट से रेड कैसे बनता है, रेड से ब्लैक कैसे बनता है, और आपको यह पढ़ना है कि ब्लैक अल्फा भी होता है और बीटा भी होता है। ये पूरी जानकारी इसमें दी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपको पढ़ना है, याद करना है। ये इसमें सॉल्युबल है, ये इसमें इनसॉल्युबल है। पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये आपका काम, मेरा काम नहीं। हाँ, मैं ये जरूर बता सकता हूं, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव व्हाइट होता है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं, व्हाइट फास्फोरस ये होता है, ये कितना होता है, P4। मेरी एक ट्रिक है कि अगर सेंट्रल एटम 3 या 3 से ज्यादा है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। देखो साइक्लिक बन गया, समझ में आया? ये P4 का स्ट्रक्चर है। पूछा जाता है P4 में PP बॉन्ड कितने हैं, 4 नहीं 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का, 60। इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल के देखो, sp3। सर कैसे? 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर। लोन पेयर लिखा नहीं लेकिन होता है। तो sp3 में रिलैक्स बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 है। कितना, 60। ऑर्गेनिक पढ़ के आ रहे हो, क्या आपको नहीं लगता इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत है? और इसीलिए रिएक्टिव है। जिसमें तनाव है वो गुस्से से भरा रहेगा, वो रिएक्टिव है, इसमें क्या सोचना है। लेकिन जब हम रेड फास्फोरस की बात करते हैं तो पॉलीमर बन जाते हैं, देखो। और पॉलीमर में देखो बीच का बॉन्ड टूट गया तो ये फैल गए। और अगर ये फैल गए, बॉन्ड टूट गया, तो एंगल 60 से बढ़कर 111-12 तक पहुंच जाता है। तो 109 से 111-12 पहुंचना कोई कभी तो अच्छी बात है। तो ये स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन लाइन टू लाइन पढ़नी है कि अल्फा ब्लैक क्या होता है और बीटा ब्लैक क्या होता है। लिटरली आता है मेडिकल में, लिटरली। आपको इतना ही पढ़ना है और ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। जो स्टेप में दिक्कत आएगी वो बता देना। जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया। अब आओ अगली इनकी प्रिपरेशन। समझे भाई? ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ाने लगूंगा तो फिर तो आपका काम क्या बचेगा। तो जब ये हो गया, इसके बाद अब आते हैं कि फॉस्फीन कैसे बनता है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। मैं केमिस्ट्री समझा रहा हूं, सुनो। आपको मैं समझाता हूं कि जो फॉस्फीन होता है, फॉस्फीन देखो, पहली बात तो, पहली ट्रिक है कि किसी भी मेटल के फॉस्फाइड को अगर पानी डाल दो, हमेशा फॉस्फीन गैस निकलेगी। ट्रिक नंबर 1, किसी भी मेटल के फॉस्फाइड को पानी गिरा दो, फॉस्फीन बनना तय है। बन गया। लेकिन ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें P4 में पानी मिलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो फॉस्फीन तो बनती है और प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है। आज तक कभी भी मेडिकल के एग्जाम में इस रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं पूछी गई, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि व्हाइट फास्फोरस में अगर डायरेक्ट पानी डाल दूं NaOH की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, और बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड और PH3 बनता है। मैं इसको थोड़ा समझाता हूं, देखो कैसे बनती है। थोड़ा तो समझाऊंगा यार, ऐसा थोड़ी ना है। ये फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस हो गया, हो गया व्हाइट। मैंने क्या किया, हाइड्रोलिसिस करी है। हाइड्रोलिसिस ही कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड तोड़ो, HOH दो भाई। तो ऐसे कर सकते हो, HOH HOH HOH, बॉन्ड तोड़ते चले गए। क्यों बॉन्ड तोड़ते चले गए वो आपको ही पता है। तो ये बताओ, ये वाला हिस्सा क्या रूप में अलग हुआ, PS3। और ये वाला हिस्सा किस रूप में अलग हुआ,
अभी ये बचा है और हर एक के पास OH OH है और ऊपर वाला हिस्सा तो PS3 बना गया। तो बच्चों को समझ में आ गया होगा कि PS3 कैसे बना। सर आगे कैसे बनता है? तो पहले बताओ, रिंग टूट रही है, रिंग टूटना भी चाहती है क्योंकि तनाव में है, तो अभी और टूटेगी। फिर क्या करो, फिर तोड़ के HOH कर दो, फिर तोड़ के HOH कर दो, समझ गए? फिर तोड़ के HOH कर दो। तो क्या दिख रहा है? 3 टुकड़े हो गए। इस 3 टुकड़ों को, एक टुकड़े को अलग कर दो, H3PO2 हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर H3PO2 ये बना है तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, यानी H3PO2 बनेगा। इसका मतलब बना, एक तो ये बना, दूसरा ये बना। हालांकि इसके 3 मोल बनेंगे, इसका 1 मोल बनेगा, सही है। तो ये जो चीज बनती है, आपको पता होगा कि इसकी बेसिसिटी 1 होती है, यानी इसका एन फैक्टर 1 होता है। तो ये एक ही H देगा। और मीडियम कैसा? बेस। तो क्या बेसिक मीडियम में एसिडिक कंपाउंड बन सकता है? ना जी ना, बिल्कुल नहीं, सॉल्ट बनेगा। और ये कितने H देगा? 1। तो क्या बनाएगा? क्या बनेगा? NaH2PO2। ये बन गया। देखो, कभी मैकेनिज्म नहीं आई, लेकिन मैंने समझा दिया कि व्हाइट फास्फोरस में पानी मिलाओगे, NaOH की प्रेजेंस में PS3 प्लस NaH2PO2 बनेगा। अब ट्रिक क्या बनेगी? क्या बनेगी? किसी भी मेटल के फॉस्फाइड में अगर पानी डाल दो तो फॉस्फीन गैस बनेगा, और व्हाइट फास्फोरस पे डायरेक्ट पानी डाल दो तो भी फॉस्फीन गैस बनेगा। उसकी मैकेनिज्म, ट्रिक, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दी है। अब मुझे जानकारी दो कि समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि ये जो PS3 बनती है वो हाईली इनफ्लेमेबल होती है। क्यों? क्योंकि उसमें इंप्योरिटी होती है किसकी? P2H4 की या P4 की। मतलब इस PS3 गैस में P2H4 भी होता है, और P2H4 बड़ा खतरनाक होता है, तुरंत आग पकड़ता है। तो भैया अगर इसको सेफ रखना तो ये हटाओ। तो पता है साइंटिस्ट क्या करते हैं? उसमें मिला देते हैं, पहले पहले मिला देते हैं, बताता हूं, ऐसे ये ऊपर लिखा हुआ है। पहले वो मिला देते हैं HI। HI क्या होता है? एसिड। वो प्योर बेस को पकड़ लेता है और P2H4 को छोड़ देता है। यानी HI किसके साथ मिल गया? PS3 के साथ में, और क्या बन गया? PH4I। फॉस्फोनियम आयोडाइड बन जाता है। उसको बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद उसमें KOH मिला देते हैं। तो क्या होता है? KOH KI के साथ में मिलता है, KI के साथ में मिलता है, और PH4OH को आप डिकम्पोज कर सकते हो, PS3 और वाटर, और अब PS3 जो है वो सेफ है। तो हमारे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन में कहीं भी आता है कि PS3 को हम प्यूरिफाई कैसे करते हैं, बिल्कुल यही क्वेश्चन। तो जवाब है, पहले HI डालो, फिर KOH डालो। HI डालने से क्या होगा? एसिड को बेस पसंद है, वो बना लेगा फॉस्फोनियम आयोडाइड, और फिर बेस KOH जो है वो HI को खींच लेगा और PS3 को छोड़ देगा। तो वो जो P2H4 वाली इंप्योरिटी थी वो खत्म हो गई, या दूर हटा दी। तो मुझे लगता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है ये पॉइंट। अब इसके बाद ऊपर की जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज हैं वो तो आप पढ़िएगा। मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो ये है कि सुन ले भाई, सुन ले पहले मेरी बात, अब मैं ट्रिक बताता हूं। PS3 की प्रॉपर्टी केमिकल क्या है? कुछ नहीं। अगर ये किसी भी मेटल के सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करते हैं, किसी भी मेटल सॉल्ट के साथ में अगर रिएक्शन करते हैं, तो उनका फॉस्फाइड बना दो और वो प्रेसिपिटेट होता है। मेटल सॉल्ट में देखो फॉस्फाइड, मेटल सॉल्ट में फॉस्फाइड, खत्म। पता है ट्रिक क्या है इसको याद करने की? बताऊं? 2 मिनट का काम। मेटल फॉस्फाइड प्लस वाटर PS3 बनेगा, P4 प्लस वाटर PS3 बनेगा। प्यूरिफाई कैसे करेंगे उससे पहले यह पता होना चाहिए इंप्योरिटी क्या क्या है। P2H4 प्लस व्हाइट प्लस P4, इसको कैसे हटाएं? पहले HI डालो, फिर KOH डालो, और लास्ट में नॉट बट द लीस्ट क्या, ये क्या बनाएंगे? किसी भी मेटल सॉल्ट के साथ में
अगर PS3 रिएक्ट करेगा तो हमेशा मेटल का जिससे वो रिएक्ट कर रहा है फॉस्फाइड बना के नीचे प्रेसिपिटेट बना लो, क्योंकि मैंने एक ट्रिक बताई हुई है कि अगर किसी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है तो वो प्रेसिपिटेट होता है। तो आज मैं एक ट्रिक और ऐड कर रहा हूं कि अगर किसी का फॉस्फाइड बन रहा है वो भी प्रेसिपिटेट होता है। हो गई PS3 खत्म। बल्ले बल्ले भाई, कोई चीज जल्दी में बता गए हूं, कोई चीज ना समझा पाए हो तो बता दो बेटा, दोबारा समझा देते हैं। बताओ भाई, अपना तो फर्ज है बताना। लेकिन जो आपको पढ़ना है कि फास्फोरस व्हाइट होता है, रेड होता है, ब्लैक होता है, ये रिएक्ट ज्यादा करता है, ये कम करता है, ये इसमें सॉलेबल होता है, वो उसमें सॉलेबल होता है, ये काम आप करोगे भाई। हाँ हाँ। पूछ लियो। हर टॉपिक को खत्म करने के बाद कंक्लूड भी कर रहा हूं कि ऐसे ट्रिक बना के पूरा टॉपिक तैयार किया जा सकता है। अच्छा, आंचल कह रही है पीपीटी वाला दोबारा बताओ। सुनो, पता क्या है, अगर किसी भी मेटल सॉल्ट के साथ में फॉस्फाइन आ जाए तो मेटल का फॉस्फाइड बना दो, तो कॉपर फॉस्फाइड। और किसी भी रिएक्शन में अगर फॉस्फाइड बनता है वो हमेशा प्रेसिपिटेट होता है, तो प्रेसिपिटेट होता है। लो बेटा। हाँ, देख लो भाई, थोड़ा सा बीच में मैं पानी पी लूं एक बार। लेकिन बेटा विश्वास मानना, इसी से ही सब कुछ आना है और इसी से ही सारा कुछ आप कर सकते हो। ये बात अच्छी तरह से देख लो। अब अगली जो बात है वो ये है, इनको हटाओ भाई। अब फास्फोरस के कंपाउंड्स, अब फास्फोरस के कंपाउंड्स आ गए, और अगर फास्फोरस के कंपाउंड्स आ गए तो छोटी मोटी बातें तो आप पढ़ना। अब PCl3 और PCl5 का स्ट्रक्चर तो आप पढ़ते ही रहते हो। मैं बताता हूं, फास्फोरस के दो कंपाउंड हैं, एक PCl3 एक PCl5। बनते ये व्हाइट फास्फोरस से ही है। अगर क्लोरीन की लो कंसंट्रेशन रखोगे तो PCl3 बनेगा, ट्रिक बता रहा हूं ध्यान से देखना। और हाई कंसंट्रेशन रखोगे तो PCl5 बनेगा। हो गया? ये तो हो गई प्रिपरेशन की बात। देखो ट्रिक से ही सारा हो जाता है। क्या? लो कंसंट्रेशन Cl2 की PCl3, हाई कंसंट्रेशन PCl5, लॉजिक भी सही है। उसके बाद दूसरा, आपको ऑर्गेनिक याद है मैंने क्या बताया था कि अगर PCl5 किसी से रिएक्शन करेगा और उसके पास ऑक्सीजन है तो POCl3 जरूर बनेगा। आज भी वही बात, अभी देखेंगे, अभी मैं बता रहा हूं आपको। और अगर PCl3 है तो Cl हटाते जाना, O लाते जाना, या OH लाते जाना। इतनी बात में मैंने एनसीईआरटी की पता नहीं कितनी रिएक्शन करा दी। करूं? देख लो। P4 लो कंसंट्रेशन में PCl3, और इन्होंने PCl3 अलग दे रखा है। मतलब मैं तो PCl3 और PCl5 दोनों पढ़ा गया, और अगर आपने 10 Cl2 पास कर दिया तो PCl5 याद हो गया। याद हो गया ना? आगे देखो, SO2Cl2, Cl2 की हाई कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करता है, और इस पे जितना Cl है सब दे देता है। तो फिर तो फास्फोरस को SO2Cl2 में PCl5 बनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है, एक और कंपाउंड है SOCl2, एक और कंपाउंड है SOCl2, ये लो कंसंट्रेशन देता है तो ये बनाएगा PCl। और इसने देखो सारा Cl नहीं दिया, कुछ Cl अपने पास रख लिया। हो गई प्रिपरेशन। अब प्रॉपर्टीज पे आओ। अब अगर मैं प्रॉपर्टीज पे आता हूं, देखियो PCl5 पानी के साथ में रिएक्शन कर रहा है, POCl3 बनेगा। और POCl3 को फिर पानी में डाल दो तो अब तो POCl3 बनेगा नहीं। फिर मैंने क्या बताया था, Cl हटाओ OH लाओ। तो कितने Cl हटा दोगे?
कितने सीएल हटा दोगे? 3। कितने ओएच ले आओगे? 3। मन ही मन में ले आओ, और उसके बाद कंपाउंड यही बनेगा। और देखो, और देखो, और देखो, और बता दो, चिंता क्यों कर रहे हो बेटा, चिंता क्यों कर रहे हो? आगे, ये PCl5 को हीट करने पे ये बनता है, ये सब बताने का वक्त नहीं है। हाँ भाई, PCl5 है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, POCl3 बनेगा। PCl5O कंटेनिंग कंपाउंड है, निश्चित रूप से इसमें ये POCl3 बनेगा। बाई प्रोडक्ट अपने आप लिख दो, क्या? OH को हटा के Cl ला दो। Cl है तो OH ले आओ, OH है तो Cl ले आओ, खत्म हो गई बात। अब इसके बाद PCl5 का ये स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसकी बॉन्ड लेंथ अलग होती है, इसकी ज्यादा होती है, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, मैं तो अभी कुछ बात ही नहीं कर रहा हूं। हाँ, Ag और PCl5 की रिएक्शन हो, तो Ag और PCl5 की रिएक्शन हो तो Ag को Cl पसंद है तो Cl ले लेगा, और अगर कुछ Cl इससे छूट जाएगा तो PCl3 बनेगा। इसमें क्या दिक्कत है? ये तो हुई PCl5 की बात। अगर मैं PCl3 की बात करता हूं, आ जाओ भाई, PCl3 की बात कर दूं भाई, PCl3 की बात कर दूं, PCl3 ये हो गया, ये देखो PCl3 है, तो इसमें तो POCl3 नहीं बनेगा ना, PCl5 होता तब बनता, लेकिन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इसमें मैंने क्या कहा था? OH की जगह Cl ले आ दो, Cl की जगह OH ले आओ। बताओ, यहाँ Cl है तो यहाँ OH आएगा, कितने OH? 3। फास्फोरस में 3 OH को क्या कहेंगे? H3PO3। ये देखो, फिर इस OH की जगह कौन आएगा? Cl आएगा। इस कंपाउंड को हम सब जानते हैं, एसिड क्लोराइड कहते हैं, ऑर्गेनिक का कंपाउंड है। ऐसी इथाइल अल्कोहल वाली रिएक्शन हो गई, याद हो गई? क्या याद करोगे, कैसे याद करोगे? पता शॉर्ट नोट्स क्या बनाओगे? 3 लाइन है। फास्फोरस, सुनो, लो कंसंट्रेशन PCl3, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, बोलो हाई कर PCl5। फिर अगली ट्रिक क्या बनाओगे? SOCl2 लो कंसंट्रेशन देता है, SO2Cl2 हाई कंसंट्रेशन देता है, तो SO2Cl2 के साथ में PCl5, SOCl2 के साथ में PCl3। हो गई प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन। अब आओ इनकी प्रॉपर्टीज। तो PCl5 से किसी कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो हमेशा POCl3 बनेगा, ठीक। और PCl3 तो POCl3 नहीं बनाएगा, उसमें क्या करोगे? Cl हटाओ, OH लाओ, OH हटाओ, Cl लाओ, खत्म हो गई, पूरा टॉपिक तैयार हो गया। 5 पॉइंट लिख दो, टॉपिक खत्म। जवाब दो बेटा, कोई दिक्कत हो? स्ट्रक्चर और ये सब आप पढ़ लेना, मैं ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, इसी में से सारा आ जाएगा आपको। बोलो। हाँ, अच्छा, जैस्मिन ने कहा हॉल्म सिग्नल रह गया। अभी बताता हूं, अभी मैंने देखा तुम्हारा, ठीक है, पहले ये बताओ, ये 4-5 पॉइंट बताओ, खत्म। PCl3 सामने कोई आएगा, Cl हटा के OH, OH हटा के Cl, जहां OH है वहां Cl कर दो, जहां Cl है वहां OH होगा। PCl5 ऑक्सीजन कंटेनिंग होगा, POCl3, फिर आगे कराएंगे तो Cl हटाओ, OH लाओ, OH हटाओ, Cl हटाओ, खत्म 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 खत्म। बोलो। हाँ, हाँ, अब कायदे की बात कि सर आपने हमें हॉल्म सिग्नल नहीं बताया, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। पहली बात तो एनसीईआरटी में था नहीं, यहां वाले इस वाले एनसीईआरटी में नहीं था, हो सकता नई वाली में हो, लेकिन मैं बता देता हूं, तो पूछो तो मुझे अच्छा लगता है यार। देखो, आपको पता है कि कैल्शियम फॉस्फाइड और इथाइन का मिक्सचर हॉल्म सिग्नल कहलाता है, और जो नेविगेशन होता है उसके सिग्नल देने में काम आता है, जो समुद्र का शिप नहीं चलता है उसमें काम आता है। कैसे? इस मिक्सचर को समुद्र में फेंक दिया जाता है, समुद्र में क्या है? पानी। फॉस्फीन से क्या बनता है? फॉस्फाइड से क्या बनता है? PH3। साथ में और क्या बनता है? P2H4। इसी वजह से इम्प्योरिटी, इसकी वजह से इम्प्योरिटी, और हाईली इनफ्लेमेबल, आग पकड़ लेगा। और आपने C2H2 कहां पढ़ा है? आपने C2H2 पढ़ा है एल्काइन में, यानी ऑर्गेनिक में। तो वहां जाके पढ़ना कि एल्काइन की एक बड़ी विशेषता है कि बड़ी ही चमक के साथ में पकड़ती है आग। तो इसने आग पकड़ दी, इसको हीट मिल गई, और चमक भी गए और आग भी फैल गई, तो सिग्नल पैदा हो गया।
इसको हम हॉल्म सिग्नल कहते हैं। तो हमारे मेडिकल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हॉल्म सिग्नल में हम यूज क्या करते हैं। तो मेटल का फॉस्फाइड प्लस एसिटिलीन गैस का कंपोजिशन। तो ऐसे बीच बीच में कोई सवाल आपके मन में आता है, पूछो, मना कब कर रहा हूं। मैं तो आज भी क्लास में जब पहले आया तो मैंने कहा भाई बताओ कोई दिक्कत हो तो। और थ्योरी पढ़ ली, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे पास जो स्टडी मटेरियल है या मेरा है, अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो फिर मैं आपको ठीक नहीं पढ़ा रहा हूं। और अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, मेडिकल की बात कर रहा हूं, आईआईटी वाले लेके ना बैठ जाइयो, अगर मेडिकल के सॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारी पढ़ाई इनऑर्गेनिक की अप टू द मार्क है। और नहीं तो बहाने मारने में क्या है, सिलेबस खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इंपॉर्टेंट बात है कि क्या बच्चों को आपने कॉन्फिडेंस दिया, क्या आपने चीजों को आसान बनाया। टीचर का यही रोल होता है, बाकी आपकी मर्जी। मुझे बताइए, अभी मैं मजाक करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं, क्योंकि मेरा ध्यान है कि अच्छे से अच्छे ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ा दूं, आपको मास्टर बना दूं, आपको राजा बना दूं, आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, यही मेरी इच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके से। हाँ हाँ, इस वाली एनसीईआरटी में नहीं है, जो मेरे पास डाउनलोडेड है, पुराने वाले में होगा। तो बेटा मैं मना कब कर रहा हूं, ये चीज आप हमसे कल भी पूछ लेते। मैं आते नहीं कहता हूं भाई पढ़ा हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन है तो मेरे पास व्हाट्सएप कर दो पहले ही। और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन को तो वॉइस मैसेज से समझाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा हो जाएंगे तो मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। डमाडम क्वेश्चन करो, डमाडम। बिल्कुल। हाँ, बस। चलिए, अब इसके बाद अपना पढ़ लेना। अब आ जाता है अंतिम टॉपिक, ये चार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड। हाइपो, ये सारे ऑक्सी एसिड हैं, ये इनके फार्मूले हैं, ये इनके स्ट्रक्चर हैं, वगैरह वगैरह। हर एक का इन्फेक्टर होता है, हर एक की चीज होती है, मैं इसको समझा देता हूं पूरी तरीके से। और बस आपको ये पढ़ना है, ये आगे इनकी प्रिपरेशन है, वो आप देख लेना। देखो बताऊं, देखो, H3PO को हम हाइपोफास्फोरस एसिड कहते हैं। ये फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, H3PO। अब मेरी बात सुनना, मेरी एक ट्रिक है इसका स्ट्रक्चर बनाने में, कि जब भी किसी ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, जब भी किसी ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, जब भी किसी का बनाओ, तो उसके स्ट्रक्चर में जैसे फास्फोरस का है, कम से कम पी डबल बॉन्ड ओ एक जरूर होना चाहिए। एक, दो भी हो सकता है, ठीक, एक तो ये बनाना है। और H और O को लेकर मैक्सिमम OH बना दो। अब वो एक बनाओगे, दो बनाओगे, तो देखना पड़ेगा। चले बनाए, देखो H3PO2 का किसी ने कहा स्ट्रक्चर बनाओ, इसको हटा देते हैं। किसी ने कहा कि सर H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो P डबल बॉन्ड O बना दिया, और एक O तो यहां निपट गया, और मुझे लगता है कि एक ही OH भी बन पाएगा। बस हो गया ऑक्सीजन। अब जो दो H बन गए, वो तो फिर मजबूरी में HH से ऐसे जोड़ना पड़ेगा। ये अब देखो इसमें क्या लिखा है, 1POH बॉन्ड, देखो 1POH बॉन्ड, 2PH बॉन्ड, देखो, और 1P डबल बॉन्ड। याद होगी। अब आपको पता है ये हाइड्रोजन आयनाइजेबल नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन आयनाइजेबल है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी 1 होती है। लेकिन ये H आयनाइजेबल तो नहीं है, लेकिन इस H के होने से बंदा रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। यानी H3PO2 एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसमें दो दो पीएच बॉन्ड है। अब अगला स्ट्रक्चर, ये तो कुछ और बना दिया, पहले मैं इसका बनाता हूं।
H3PO, ये आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? P डबल बॉन्ड हो, शायद मैं OH दो बना लूंगा और H एक ही बनेगा। तो इसकी बेसिसिटी 2। क्या ये रिड्यूसिंग है, लेकिन उतना नहीं है जितना ये है, क्योंकि इसमें दो है। अगला मैं बनाता हूं H3PO4 का, इसका तो उसमें क्या होगा? P डबल बॉन्ड ओ बनाया, उसके बाद यहां शायद मैं तीन OH बना दूंगा, और इसके बाद कोई H रहेगा ही नहीं। और यहाँ तीनों H आयनाइजेबल हैं, तो इसका बेसिसिटी 3 हो गई। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या आपको ये स्ट्रक्चर, क्या आपको ये स्ट्रक्चर और क्या ये स्ट्रक्चर समझ में आया? आ ही गया होगा, कोई बात नहीं। जिस किसी का भी ऑक्सी एसिड बनाना हो, उसकी यही ट्रिक है कि उसका पहले O के साथ में कम से कम एक डबल बॉन्ड बना दो और मैक्सिमम OH बना दो, फिर देखो क्या होता है। और जो H O से जुड़ गया वो आयनाइजेबल है, वो एसिड है। और जो H O से नहीं जुड़ा है, किसी और से जुड़ा है, वो आयनाइजेबल नहीं है, वो एसिड नहीं है, लेकिन वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपसे पूछा जाता है इसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन नहीं है, कौन ज्यादा है, कौन कम है, किसकी बेसिसिटी 3 है, किसकी 2 है, किसकी 1 है। ये क्वेश्चन हम बहुत पहले से ही टकराते रहे हैं और हमें पता लगता रहा है। लेकिन अब ये जो बीच में बंदे लिखे हैं, इनका स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाता हूं, देखो। ये है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का ये फार्मूला पता है कैसे बनता है? H3PO4 के 2 मोल के साथ अगर मैं एक वाटर निकाल दूं तो मुझे H4P2O7 मिलेगा, और अगर 2 मोल से एक वाटर निकलता है तो उसके नाम में पायरो आ जाता है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर पूछा जाए और आपसे पूछा जाए क्या इसमें P और P के बीच में बॉन्ड होगा, कल ट्रिक बताई थी, यहां फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 5, और फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी हो सकती है? 5। मैंने बताया था कि अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो सेंट्रल एटम के साथ में बॉन्डिंग नहीं होगी, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पी कितने? 2, बीच में ऑक्सीजन लगा दो, फिर ये ऑक्सी एसिड है, डबल बॉन्ड ओ बना दो, हो गए दोनों को। फिर मैक्सिमम कितने OH? पहले एक एक तो बना के देखो अब क्या स्थिति बनती है। H कितने हैं? 4 हैं, तो 4 OH बन सकते हैं क्या? और 4 में से 2 OH इसको देते हैं, फिर इसको देते हैं, अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है। H4P2O कितने? 1 2 3 4 5 6 7, हो गया स्ट्रक्चर। और इसी के बाद में एक ये कंपाउंड है, इसको हम कहते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपो का मतलब होता है ऑक्सीजन हटा देना। तो अगर मुझे इस कंपाउंड से अगर ऑक्सीजन हटाना हो तो मुझे कौन सा ऑक्सीजन हटाना चाहिए? ये हटाना चाहिए कि ये हटाना चाहिए कि ये हटाना चाहिए, ये हटाना चाहिए? ट्रिक लगा लो। कैसे? इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? 6 दूनी 12 और 4 8, और 4 आएगी, शायद शायद 4 आएगी, लिमिट से कम। 2 फास्फोरस हैं, फास्फोरस फास्फोरस के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो ये वाला हटा दो और हटा के इनके बीच में सिंगल बॉन्ड कर दो। ये स्ट्रक्चर H4P2O6 का हो गया। कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके कंफर्म है। और पायरोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है? इसके 2 मोल से वाटर हटा दो। पायरो का मतलब होता है 2 से 1 वाटर हटा दो। तो अगर तुम ये समझ गए तो ये भी समझ गए, तो अब ये भी हो गया आपके लिए। अब क्या बचा ये? अब एक बात बताओ, मेटाफॉस्फोरिक एसिड आपको अगर मैं ये कहूं, कहां समझाऊं, ये देखो H3PO4। मैंने शायद बताया था कि अगर एक ही मॉलिक्यूल से एक वाटर निकाल दूं तो यहां क्या बचेगा? HPO3। तो मैंने शायद आपको पढ़ाया था कि अगर एक मॉलिक्यूल से एक वाटर निकलता है तो उसके नाम में मेटा लग जाता है, और जहां मेटा लग जाता है वो हमेशा साइक्लिक होता है, वो पॉलीमर होता है। देखो ये N है, होल पावर इनका मतलब पॉलीमर। और इस हिस्से में इनको बनाना बताया गया, तो जो कि कोई खास बात नहीं, इसको पढ़ सकते हो आप। जो रिएक्शन नहीं समझ में आएगी मैं तैयार बैठा हूं। कैसे? ये नहीं दिख रहा तुमको? P4O10 प्लस वाटर, यानी नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में डालो, तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? 5। तो इसमें 5 ऑक्सीडेशन वाला ऑक्सी एसिड बना दो जो कि H3PO4 होता है। यहां पे 3 वाला बना दो तो बन जाएगा। इजी है, पढ़ के देखो। और समझा दिया पूरा चार्ट।
अब कितने भी क्वेश्चन पूछ लो, कितने भी बना लो, सारे हो गए। और अब हो गया नाइट्रोजन फैमिली का समापन। आपको समझ में आया कि नहीं आया? विश्वास मानिए, पिछले 20 साल के क्वेश्चन उठा लीजिए पी ब्लॉक में +2 के, जितना मैंने पढ़ाया है अभी तक उससे ही क्वेश्चन आए होंगे, और यहीं तक सिलेबस देखना। खत्म। बताओ जी, आप लोग इतना लेके भ्रम और फोबिया बनाए बैठे थे, हो गया क्वेश्चन। भाई मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया है, सारा समझा दिया। थोड़ी स्पीड जो मेरी रहती है उससे ज्यादा पढ़ाया। क्यों ना पढ़ाऊं? क्योंकि जब सामने सब कुछ लिखा हुआ है तो स्पीड तो बढ़ानी ही पड़ेगी। कोई चीज जल्दबाजी में बोल गया हूं, इसके लिए माफी चाहता हूं। इसलिए फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पूछ लो भाई, बताओ बेटा, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है, मना कौन कर रहा है? हाँ। भाई सारे बच्चे रिस्पॉन्स करो भाई। रोहित ने तो कह दिया, लेकिन भाई बाकी भी तो बता दो। शर्माओ नहीं बेटा, मेरे सामने मत शर्माया करो। बताओ भाई। आंचल ने बोल दिया नो डाउट। बाकी बच्चे भी बोलो बेटा, सब चीज ट्रिक से हो जाएगी। कोई दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बड़े आराम से चीजों को करते हुए चले जाओगे, कोई इशू ही नहीं आएगा। अब आप नाइट्रोजन फैमिली के मेडिकल लेवल के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, समझे? और डाउट के लिए हम हमेशा तैयार हैं। डाउट के लिए तो आप पीएचडी वाले भी क्वेश्चन पूछोगे तो भी मुझे मना ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सबने कह दिया क्लियर क्लियर। जितने ये बच्चे ऑनलाइन इस वक्त लगा रहे हैं लाइव में, उनको समझ में आ गया है। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। भाई मेरे, अब मेरे पास 20 मिनट का वक्त और है। अब इस 20 मिनट के वक्त में मैं आपको ऑक्सीजन फैमिली पढ़ाऊंगा। ये सब पढ़ लियो, ठीक है? और जो नहीं आएगा मैं बताऊंगा। सर ये स्ट्रक्चर याद नहीं हो रहा, कैसे करें? पूछो ना मेरे से, पूछो, मेरे को मजा आएगा बताने में। हाँ, ये सब क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर लीनियर भी हो सकता है, पॉलीमर साइक्लिक भी हो सकता है। लेकिन जब साइक्लिक बनाना तो 6 की रिंग बनाना। देखो 6 की रिंग बनी है। और कैसे बनाना? लगातार ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ट्रिक बताया था ना मैंने। देखो लगातार नहीं। और ऑक्सी एसिड है तो हर एक फास्फोरस के पास में डबल बॉन्ड भी होगा और एक OH भी होगा। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं। जब ही आसान है, कोई चीज मुश्किल है ही नहीं। चलो, अब आ जाओ भैया। एक चीज ये जो लिखा हुआ है ये क्या और समझ लो, मैं बता देता हूं। देखो, आपको ये तो पता ही है, जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो हमेशा डिस्प्रपोर्शनेट कर सकते हैं। तो क्या इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 नहीं है? तो डिस्प्रोपोर्शनेट तो कर ही सकता, आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। ये कोई खास बात नहीं। आगे आओ। AgNO3 की रिएक्शन H3PO2 से होगी, क्या होगी? अभी इसके बारे में बताया नहीं था, रिड्यूसिंग एजेंट है। वो Ag+ को क्या करेगा? रिड्यूस। रिड्यूस करके क्या बना देगा? Ag। खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज होकर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट H3PO2 से H3PO3 बना ले, H3PO4 बना लेगा। खत्म। आलतू फालतू आयन जुड़ गए, कोई दिक्कत ही नहीं। ये रिएक्शन H3PO2 दे सकते हैं, ये रिएक्शन H3PO3 भी दे सकते हैं, लेकिन H3PO4 नहीं दे सकता क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। और वो डिस्प्रोपोर्शनेट भी नहीं कर सकता। ये हो गया, तो ये रह गया था, कोई बात नहीं। अब इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली आएगी और ये शुरू हो गई आपकी ऑक्सीजन फैमिली। और अब मैं कोशिश करूंगा कि जो आपको पढ़ना है वो आप पढ़ोगे। ये शुरू में एटॉमिक रेडियस और ये सब जो है ये मेरा काम नहीं है, ठीक है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? NH2 NP6, नहीं 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज क्या होगी? -2 से +6। ऊपर वाले -2 जाएंगे, नीचे वाले +6 तो देते हैं, लेकिन बिल्कुल नीचे वाले कहते हैं हम +6 नहीं देंगे। नो, हम +6 नहीं देंगे, हम +4 देंगे। क्यों? क्योंकि हम इनर्ट पेयर इफेक्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आपको है। अच्छा,
पूजा कह रही है जी इतने अच्छे से पहली बार पी ब्लॉक में समझ में आया। चलो अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा, है ना। खैर चलो, लेकिन मैं अब भी मना नहीं कर रहा हूं। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो, लेकिन ये जरूर कर लियो भाई, ये बिल्कुल अनोखे अंदाज में पढ़ा रहा हूं, और ये स्मार्ट बोर्ड का फायदा है। और आप भी अगर पढ़ रहे हो ना, तो साथ में एनसीईआरटी लेके पढ़ना है। जिस पे मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूं ना, उसको आप ब्लू रेड से अपना कलर कर लो कि सर ने ये पॉइंट कहा है, अच्छे से पढ़ना है, और बाकी ये हमें खुद पढ़ना है। समझ में आया भाई? बाकी भाई आपकी मर्जी है, बड़े लोग हो, आपकी बात क्या करनी है। तो मैं कह रहा था, ये चार्ट से तो स्टडी आप करते रहिएगा। तो आपको पता है भाई एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है? भाई ऑक्सीजन पी पाई बना पाता है, सल्फर उतना नहीं बना पाता, या उस लेवल तक नहीं बना पाता है। तो जो पी पाई बना पाता है वो गैस है, वही सब लिखा हुआ है। अब जब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो रिएक्शन विद क्या आता है? हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्राइड में इनके ऑक्सीजन फैमिली में क्या आता है? H2O, H2S, H2 सिलीनियम, H2 सिलीनियम टेरिलियम, H2 पोलोनियम, ये सब आता है। तो कल मैंने आप सबको याद है, कल मैंने आप सभी को इनकी जब नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा रहे थे, तो बॉन्ड एंगल, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, थर्मल स्टेबिलिटी, एसिड बेस पढ़ाया था ना। बिल्कुल वही नियम इस पे लगेंगे। बताओ अच्छा, क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल टॉप टू बॉटम क्या बताया था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, उसकी सबसे ज्यादा है। इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, नीचे वाले का सबसे कम। आगे थर्मल स्टेबिलिटी, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल। जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल वो क्या होगा? बेस्ट रिड्यूसिंग, क्योंकि वह जल्दी देगा। हो गया। टॉप से बॉटम का है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ता है। ठीक है। सबसे कम किसका होना चाहिए? H2O का। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्या ये शब्द आपको रिपीट नहीं हो रहे? इसलिए इनकी ये जो शब्द लिखे हैं ना, ये सब, ये इसको चार्ट के माध्यम से भी अगर आप देखोगे तो यहां दिया होगा जरूर, कहीं नहीं, ये दिया है, पढ़ लियो भाई। कल भी डिस्कशन हुआ था। तो इस तरीके से जो है, अब मुझे कोई खास बात नहीं करनी है। और अगर हम आगे इनकी अगली प्रॉपर्टी की बात करें, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन की जब बात करते हैं, इसमें मैं थोड़ा बताता हूं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन टूवर्ड्स क्या? ऑक्सीजन। देखो, इस फैमिली में हमें दो तरह के ऑक्साइड मिलते हैं, एक MO2, एक MO3। मतलब एक डाइऑक्साइड, एक ट्राइऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, टेरिलियम, है ना, टेरिलियम, टेरिलियम आपका डाइऑक्साइड, टेरिलियम ट्राइऑक्साइड। और पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव को तो छोड़ ही दो। अब इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, ये कहते हैं कि ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस होती है, लेकिन सिलीनियम डाइऑक्साइड सॉलिड होता है। क्यों ना हो? साइज बढ़ेगा, वंडरवॉल बढ़ेगा, तो हो सकता है वो सॉलिड हो, बन गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी SO2 से TeO2 तक घटती है, यानी ये ज्यादा रिड्यूसिंग है। अच्छा, और SO2 इज ए रिड्यूसिंग, बट TeO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो SO2 को तो ये क्या बता रहे हैं? मेनली रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। और आपका दूसरा 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 TeO2 को क्या बना रहे हैं? ये मेनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं बता देता हूं कैसे। इसका रीजन तो इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं बताता हूं। देखो, आपको पता है कि टेरिलियम जो है वो +4 में है, हालांकि SO2 भी +4 में है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़कर 6 हो जाएगी, और इसे 6 बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ी ना इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। अच्छा, इसलिए SO2, वैसे SO2 इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, SO2 इंटरमीडिएट में है, तो आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है। लेकिन ये देखा जाता है कि किसी को आगे जाने में कोई खास दिक्कत नहीं होती है।
इसलिए ये मेनली रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकती है क्योंकि पीछे भी जा सकती है, लेकिन यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है, तो ये आगे तो नहीं जा सकते, पीछे जा सकते हैं। और अगर ये पीछे गए तो अपना रिडक्शन करेंगे, और अपना रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ध्यान क्या रखना पड़ेगा समझा दिया। और उसके बाद कहते हैं दोनों तरह के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अरे भाई क्यों ना हो, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, और जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, SO3 में 6 है, तो 6 वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो उसकी एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगी, ऐसा मेरा मानना है। और आप भी इस पॉइंट से सहमत हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप, हाँ हाँ ठीक है। तो जैस्मिन कह रही है कि सर इसमें ड्रैगो रूल लगेगा क्या। यार ड्रैगो रूल आज तक मेडिकल में कभी आया ही नहीं, तभी तो कह रहा हूं कि PhD वाली पढ़ाई से बचो अब। ठीक है नॉलेज है, अच्छी बात है, नॉलेज कहीं ना कहीं काम आएगी, लेकिन अभी हमारा एग्जाम जो है ना, कहते नहीं आपको बिल्कुल स्वार्थी बन के पढ़ना चाहिए। ड्रैगो रूल मैं बता दूं मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आना तो नहीं यार। और ऐसा ना हो, ऐसा भी नहीं कि मुझे ड्रैगो रूल नहीं आता है, मैंने ही पढ़ा रखा है बच्चों, लेकिन मैं जानता हूं कि मेडिकल का पेपर कैसे आता है और उसको कैसे हैंडल करना है और कैसे कितना करना है। इसलिए मैं फोकस उसी बात पर रहता हूं कि आपका टारगेट अचीव्ड होना चाहिए। आपकी नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी जब सिलेक्शन कोई दूसरा ले जाएगा, बस वही बात है। ठीक भाई, अच्छा। उसके बाद आगे अगला जो है वो ये है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, हाँ अगला जो है वो कहता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। तो अगर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अगर हेलोजन है तो आप ये कह सकते हो हाँ जी, हाँ मुझे पता है। हाँ सॉरी भाई, कोई लगता बुरी तरह से मेरे को याद कर रहा, छींक आ रही है भाई। भाई 10 मिनट के बाद और याद करो, अभी मत याद करो। हालांकि आज की डेट में छींक बताना ही बड़ा मुश्किल काम है, लोग कहेंगे सर टेस्ट करा लो यार देखो समय कैसे बदल गया। आप किसी को हार्ट अटैक आ जाए इस समय कोई दिक्कत नहीं है, बुखार आ जाए तो सारा घर चिंतित हो जाता है, और पहले बुखार की कोई औकात नहीं थी, पड़ा रहे भाई इस कोने में। किसी को छींक आ जाए, अरे कोई बात नहीं, 2 साल पहले की बात है, अब देखो अरे सर नहीं चेक कराओ सर, देखो गड़बड़ है समय बदल गया भाई देखो। और ये चीजें हमें पता क्या सिखाती है, हर एक का समय आता है। हम कैंसर और हार्ट अटैक की बात हमेशा किया करते थे, बड़े बीमारी है, ये है एड्स, इसकी बात करते थे। बुखार खांसी जुकाम कोई औकात ही नहीं, तो ये बड़े इंफीरियर फील करते थे कि यार हम बीमारी होने के बाद हमको सीरियसली कोई नहीं लेता। लेकिन देखो समय कैसे पलट गया, अब इन्हीं की औकात है। तो ये चीज हमें ये भी बताती है कि समय सबका आता है, आपका भी आएगा, लेकिन यूज करना सीखो कि आपका समय कब आएगा और उसको कैसे ग्रैब करना है, समझे। हाँ चलो ठीक है। तो आज की डेट में बुखार की देखो, बुखार आज कह रहा होगा अब आया मेरा समय, है ना, क्लियर है ना। हाँ, ठीक बात है ना हाँ अब आओ रिएक्शन विद हेलोजन। तो जब हम रिएक्शन विद हेलोजन की बात उठाते हैं वो ये है, इस फैमिली में जो ऑक्साइड बनते हैं, सॉरी हैलाइड जो बनते हैं, वो डाई बनते हैं, 4 बनते हैं, 6 बनते हैं। मतलब 2 4 6 बनते हैं, बताता हूं कैसे, क्यों 2 4 6 बनते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP4। S में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। P में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। हो गया। अगर वैकेंट d ऑर्बिटल होगा तो एक अलग बात हो गई, हो गया। अच्छा ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकता है, 2। एक्साइटेड स्टेट एक बार हुई तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 से 4। और तीसरा वाला भी एक्साइटेड हो गया तो 6। इसीलिए डाई बनेगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा। इसीलिए यहाँ पे 2 4 6 बना है। आया समझ में। अच्छा उसके बाद स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी साथ होती है, F के साथ। क्यों, अरे भाई F के साथ में लैटिस एनर्जी काफी ज्यादा होती है इसलिए स्ट्रांग होती है। अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, SF6
में अगर हम इसको पानी डाल दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा कंपाउंड पानी से रिएक्ट नहीं करता है? SF6 लिखा होगा। SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल। क्यों? क्योंकि सल्फर के सराउंडिंग में जो 6 फ्लोरीन है, एक दो नहीं 6, वो इतना ढक लेते हैं कि पानी अंदर घुस ही नहीं पाता। तो हाइड्रोलिसिस कहां से हो जाएगी? लेकिन SF4 की हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्री वोमेट्री तो हम पढ़ते रहते हैं। अब इसमें जितने भी ये फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है आपको? इसमें अगर आप देखो तो ये H2F2 दिख रहा है। बताऊं क्यों? अगर ये डबल डबल क्यों दिख रहा है मैं बताता हूं। जैसे HCl ले लो, HCl ले लो, तो S में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16। Cl में कितने हो गए? 13 17। तो 16 और 17 कितने हो गए? 16 और 17 हो गए 33। 33 के पेयर कितने बनेंगे? 16। एक अनपेयर्ड बच गया। और आपको तो पता है ना कि जो अनपेयर्ड होते हैं वो ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑड इलेक्ट्रॉन हमेशा डाइमराइज होने की टेंडेंसी रखते हैं। इसलिए देखो, ये भी डाइमराइज, ये भी डाइमराइज, ये भी डाइमराइज, ये भी डाइमराइज। और जो डाइमराइज हैं इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं, वो डिस्प्रपोर्शनेट कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई बात ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। नॉर्मल सा डिस्कशन है, मुझे तो नहीं लगता कोई खास बात है। इसके बाद तो फिर केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। पहले बताओ, ऑक्सीजन फैमिली की अभी तक की प्रॉपर्टी कुछ छोड़ी है, कुछ पढ़ाई है क्या? बचा जो पढ़ा दिया हो तो कोई बात नहीं, जो नहीं छोड़ा है क्या पढ़ लोगे? हाँ या ना में जवाब दो। और अब केमिस्ट्री आ गई, और केमिस्ट्री तो आप समझाते ही हैं, कोई बात ही नहीं। जल्दी कर लो, एक ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन और समझा दूं तो इसके बाद इस हफ्ते जो है पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा, और बहुत बड़ा चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक सरदर्दी खत्म हो जाएगी। बस सिलेबस 2 हफ्ते का है, मान के चलो। अगर लग के मैंने 2 हफ्ते लगातार पढ़ा दिया ना, खत्म हो जाएगा सिलेबस। 14 दिन का हिसाब है, और ठीक से करा दिया, ये बात मान के चलो। हाँ जैस्मिन, बोलो क्या क्वेश्चन है, बोलो। जैस्मिन बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन है, बोलो। क्वेश्चन के लिए तो मैं हमेशा वेलकम करता हूँ। 2 वीक सिलेबस लेफ्ट। अभी पूछ लूं या व्हाट्सएप पे पूछूं? अच्छा, मर्जी है। बड़ा क्वेश्चन है क्या? डाइपोल मोमेंट का है? पूछो पूछो, भेजो 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 भेजो। एक ही क्वेश्चन है ना, भेजो भेजो। डाइपोल मोमेंट का भेजो। अब सारे स्टूडेंट बेटा आज घर पे ये करना। और अब मैं थोड़ा टेस्ट की बात कर देता हूं। ये पहले बताओ, क्या आपका संडे संडे टेस्ट होगा? अब आपको पूरा शेड्यूल मिल गया है? अरे भाई, सिलेबस तो हो ही गया है, 2-3 चैप्टर को छोड़ के। तो आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करो। क्यों मंडे को टेस्ट दिया जाए? दो दो टेस्ट की तैयारी कैसे करोगे? एक को अच्छे से कर लो। बताओ हाँ या ना में। मुझे कल लगा, अच्छा BO3 और SO3 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? सर इनका डाइपोल मोमेंट 0 है, तो बेटा क्या करना है बोलो? हाँ, तो अब ऐसा करो, मंडे वाला छोड़ दो। ठीक है, बोलो। सारे बच्चे राजी करो, बोलो। अरे जब एक एक हफ्ते में दो दो हो रहा, फिर क्या दिक्कत है यार? फिर तीसरे की जरूरत क्या है? दो तो खूब होते हैं, दो को अच्छे से तैयारी कर लो। बोलो भाई। हाँ, तो अब मंडे को टेस्ट नहीं होगा। हाँ, मतलब हर एक हफ्ते में 3-3 टेस्ट यार मीनिंगलेस है, दो बहुत है। तो मैंने उस दिन कल सोचा यार, रहने दो यार, संडे मंडे वाला। चलो हो गया, एक अलग बात है। तो आप लोग को जो शेड्यूल में भाई, सिलेबस तो हो ही गया है यार। एक केमिकल बॉन्डिंग रह गई है, और एक कोऑर्डिनेशन, बाकी तो सब हो ही गया है। तो अपना करो तैयारी उसी के हिसाब से, हैं? बस बात खत्म, है ना? तो इस तरह से अपना हो गया। हाँ, अब एक जैस्मिन का जवाब दे दूं।
जैस्मिन कह रही है कि सर SO3 और BF3 का डाइपोल मोमेंट क्या है। अगर आप देखो तो BF3 का रेगुलर शेप होती है ट्राइगोनल प्लैनर, और SO3 की भी शेप होती है, वो ट्राइगोनल प्लैनर होती है। और एक वेक्टर का रूल है, एक वेक्टर का रूल है बेटा, एक वेक्टर का रूल है कि अगर एक ही पॉइंट से तीन वेक्टर एक ही एंगल पे जा रहे हो तो उनका नेट वैल्यू जीरो होती है। ये तो मैं क्या बताऊं, ये तो फिजिक्स मैथ में आता है। तो इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो, जीरो होता है। बताओ बेटा क्या दिक्कत क्या है इसमें। अगर कोई पूछे इसका डाइपोल मोमेंट क्या जीरो है, तो क्वेश्चन क्या है, जीरो पूछना था क्या, जीरो कैसे होता है। एक पॉइंट से एक पॉइंट से तीन वेक्टर 120 डिग्री पे जा रहे हैं तो उनका नेट सम वेक्टर के रूल के अकॉर्डिंग जीरो होता है। हाँ बिल्कुल, और क्या, रेगुलर शेप। और वैसे भी किसी का परफेक्टली रेगुलर शेप है तो उसका डाइपोल मोमेंट तो जीरो होता ही होता है। BF3 का भी जीरो होता है और SO3 का भी जीरो होता है। किसका जीरो नहीं, दोनों का जीरो होता है। बोल जैस्मिन, समझ में आया। किसका जीरो नहीं, दोनों का जीरो होता है, दोनों का रेगुलर शेप होती है। ठीक है, ओके। चलो अब इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे को भेज देना। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इस वीक में आपका पी ब्लॉक अच्छे से खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लस 2 की पी ब्लॉक की पहली सीरीज होती है उसे मैंने समझा दिया है। अब आगे की चीजें तो काफी आसान हैं। और अब आपका पी ब्लॉक खत्म होने जा रहा है, और ये सबसे बड़ी यूनिट थी जो कि अब खत्म होने जाएगी। इसके बाद 2 वीक और लगेंगे आपके सिलेबस को खत्म होने में। दैट्स इट। और इसके बाद आप डाउट पूछते रहिए, कोई इश्यू नहीं है। ओके, ठीक है, ओके।